चलो तो अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज पर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने इसको A+ कैटेगरी में रखा है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो अगर कोई प्रैक्टिशनर, अगर कोई CA रिलेटेड सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को, तो उस कंडीशन में जो स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब सवाल है कि सर ये रिलेटेड सर्विस है क्या? तो सिंपल है यार, एक तो आपकी एश्योरेंस की सर्विसेज होती है, मतलब जिसमें आप आश्वासन देते हो, ओपिनियन देते हो, कंक्लूजन देते हो कि ये चीज सही है या गलत है या जो भी है। उसके अलावा अगर आप कोई सर्विस देते हो तो वो होती है रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आप किसी के लिए अकाउंटिंग कर दो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके दे दो, है ना, या किसी का BRS बना के दे दो, जो भी है ना। अब एक बार रीड करके देख लेते हैं। These standards apply to engagement where agreed upon procedures are performed on financial information. Agreed upon procedure को शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं AUP। तो यहां पर प्रैक्टिशनर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर करेगा आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। मतलब आपने कोई फाइनेंशियल डेटा दे दिया और बोल दिया कि सर आप इससे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दे दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहां पर। ऐसे केस में आपको जो BRS बनाना है, तो ये आपकी एक रिलेटेड सर्विस हो गई। तो आपको कौन से स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना है? वो कहलाएंगे आपके स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक बात है। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब क्या है? जैसा मैनेजमेंट और प्रैक्टिशनर के बीच में आपस में डिसाइड होगा कि क्या क्या करके देना है। जैसे उन्होंने बोला कि सर आप तो केवल BRS बना दो, तो उस हिसाब से फीस ले लूंगा। उन्होंने बोल दिया कि नहीं सर आप BRS बनाना, फिर उसमें जो प्लस माइनस आते हैं ना, उनका फॉलोअप भी ले लेना कि ये गैप क्यों आ रहा है, तो फिर थोड़ा और पैसे अपन चार्ज कर लेंगे उस हिसाब से प्रोसीजर, क्योंकि हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सब चीजें हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? सच एंगेजमेंट माइट इन्वॉल्व द ऑडिटर टू कंडक्ट स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑन फाइनेंशियल डेटा। जो डेटा आपको क्लाइंट ने दिया है, जो फाइनेंशियल डेटा क्लाइंट ने दिया है, उस पर आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना है। जैसे कि अकाउंट पेबल्स का एजिंग शेड्यूल बनाकर देना, अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल बनाकर देना, रिलेटेड पार्टी परचेज या अदरवाइज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का आपको कुछ बनाकर देना है, डेटा समथिंग, है ना, या बैलेंस शीट बनाकर देना है, ऐसा कुछ, है ना। इसके अलावा इन सम केसेस कभी कभी एक प्रैक्टिशनर को इसलिए भी बुलाया जा सकता है कि उससे कहा जाए कि आप प्लीज P&P कर दो हमारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। मतलब हो सकता है कि आपसे बोल दिया जाए कि CA साहब आप तो क्या कर दो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रेजेंट करके दे दो, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करके दे दो, मतलब बना कर दे दो सिंपल शब्दों में। तो CA कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, ठीक है। स्पेशल बात क्या है? विदाउट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस ऑन इट, मतलब आपको आश्वासन नहीं देना, नहीं तो फिर तो वो दूसरे स्टैंडर्ड लगने लगेंगे, है ना, एसेज SREs एसेज, तो आश्वासन देना है। तो जब आप किसी को रिलेटेड सर्विस दोगे और उसकी रिपोर्ट बनाओगे आप, तो उसमें क्लियरली आपको बताना होता है कि आपने कोई आश्वासन, कोई एश्योरेंस नहीं दिया है, ठीक बात है। नीचे ये बात लिखी भी है, दीज कंपाइलेशन एंगेजमेंट आर रिलेटेड सर्विसेज। ऐसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट को रिलेटेड सर्विस कहा जाता है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब ऐसा एंगेजमेंट जिसके अंदर CA को सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके देना है या बना कर देना है, काइंड ऑफ, है ना, ओके। तो प्रैक्टिशनर ऐसे केस में जो रिपोर्ट इशू करता है उसमें क्लियरली लिखता है कि ये कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, प्लस मैंने कोई ओपिनियन नहीं दी है डेटा पर, राइट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आराम से आपको बता दिया। एग्जाम्पल में SRS 4400 है, SRS 4410 भी है। 4410 का नाम बहुत आसान है, याद रख सकते हो, केवल कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो ये तो एग्जाम इसी में लिखना पड़ता है, मतलब अपन ने जो ऊपर कंटेंट पढ़ा है उसमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट वर्ड आया था, तो बस उससे एक याद रहेगा। 4400 में क्या लिखा है? एंगेजमेंट टू परफॉर्म, ऐसा एंगेजमेंट जिसमें परफॉर्म करना है क्या? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। फिर अगला हेडिंग क्या है? स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और MCQ तो हर बार आ ही रहे हैं, है ना। स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्या है, क्या क्यों बनाए स्टैंडर्ड, क्यों ICAI स्टैंडर्ड बनाता है? तो सर स्टैंडर्ड एक CA को प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं। जब आप ऑडिट करोगे ना, तो ऑडिट कैसे करना है उसके लिए नॉलेज और स्किल कहाँ से आएगा? वो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, वो पढ़ के जाओगे तो मस्त ऑडिट करके आओगे, है ना। तो स्टैंडर्ड आपको प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं। फिर जब आपको प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल मिल जाएगा तो आपके ऑडिट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आप बेटर ऑडिट करेंगे। और जब आपकी ऑडिट की क्वालिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा?
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। कैसे सर? अगर आप अच्छा ऑडिट करोगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा गलतियां मिल जाएंगी, अच्छे से आप गलतियों को ढूंढ पाओगे, और जब आप गलतियों को ढूंढ पाओगे तो आप मैनेजमेंट को बता दोगे कि सुनो ये गलतियां हैं और इनको ठीक करो। जब वो लोग वो ठीक कर देंगे, वो उन गलतियों को जब वो ठीक कर देंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से बेहतर नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर स्टैंडर्ड अच्छे होंगे तो ऑडिट अच्छा होगा, और अगर ऑडिट अच्छा होगा तो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब हम अच्छे से ऑडिट करेंगे तो हमें ज़्यादा गलतियां मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें हम ढूंढ पाएंगे और फिर उनको हम सही करवाएंगे, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बेहतर बनेंगे। तो सिक्वेंस समझ रहे हो? स्टैंडर्ड हमें क्या देते हैं? प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल। इस वजह से क्या हो जाता है? ऑडिट की क्वालिटी बढ़ जाती है, और इस वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। बोलो यारो, इससे क्या होता है? जो यूजर्स हैं वो डिलीजेंट, एक अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं, राइट। इसके अलावा ये दोनों कनेक्टेड हैं भाई। अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करते हो तो इसका मतलब ये है यू आर डूइंग ऑडिट विच इज एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। क्योंकि जो अपने स्टैंडर्ड हैं वो ग्लोबली जो स्टैंडर्ड चलते हैं उन्हीं के जैसे हैं, इनफैक्ट उन्हीं को कॉपी करा है एक तरीके से। तो जब आप स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करोगे ना, तो उस ऑडिट को ऐसा माना जाएगा जैसे कि वर्ल्ड में जैसे ऑडिट चल रहा है, ग्लोब में जैसे ऑडिट चल रहा है, वैसे ही आपका ऑडिट हुआ है, कम नहीं है उनसे, है ना। तो स्टैंडर्ड एंश्योर कैरिंग ऑडिट बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। अगर आप मन से ऑडिट करोगे तो वो ग्लोबल प्रैक्टिस से मैच नहीं होगा। स्टैंडर्ड के हिसाब से करोगे तो ग्लोबल में जो चल रहा है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो है उनके जैसे ही आपका भी ऑडिट हो जाएगा, है ना। फिर स्टैंडर्ड क्या प्रमोट करते हैं? यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करते हैं। अगर भारत का हर सीए अपने मन से ऑडिट करेगा तो क्या यूनिफॉर्म तरीके से, सिमिलर तरीके से ऑडिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर अगर सारे लोग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ऑडिट करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि सब लोग एक जैसे ही तो ऑडिट करेंगे, जैसा लिखा है स्टैंडर्ड में वैसे ही आप ऑडिट करोगे, है ना। सो स्टैंडर्ड प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड, राइट। ठीक है, ये समरी मैंने एसआरएस का बनाकर दिया होगा, आप देख सकते हैं। जैसे समरी आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने अधिकतर चीज़ों की समरी कहीं ना कहीं बना दी है ना। फिर है ड्यूटीज, ये आईएमपी है भाई, अगेन ए कैटेगरी है। आप सोचो चैप्टर 1 में क्या है, आप देखोगे तो 7-8 हेडिंग है जो ए कैटेगरी हेडिंग से 99% उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। तो कितना ईजी आप स्कोर कर सकते हो ना। ठीक है, तो ड्यूटी क्या है सीए की स्टैंडर्ड को फॉलो करने के रिगार्डिंग? तो सर सिंपल है, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब सीए की एक ड्यूटी है कि वो स्टैंडर्ड को क्या करे? फॉलो करे। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? हाउएवर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पर किसी स्टैंडर्ड में दी गई कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाना इनफेक्टिव हो जाए, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप जो स्टैंडर्ड में बोला गया है उस बात को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वेंट्री चेक करने जाते हो, अब ऐसे 501 में लिखा है कि इन्वेंट्री को चेक करने के लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पर जाना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना चाहिए। पर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप वहां पर नहीं जा सकते, इम्प्रैक्टिकल हो गया है। तो अब बताओ बेटा, क्या ये सिचुएशन राइज हो गई कि ऐसे में जो प्रोसीजर बताई गई वो आप नहीं कर पा रहे हो? हाँ, तो ऐसा कई बार हो सकता है कि ऐसे इसमें कुछ प्रोसीजर बताई कि ये ऐसे करना है, लेकिन आप वैसा नहीं कर पा रहे हो किसी सिचुएशन, किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से, है ना, किसी कंडीशन की वजह से। तो अगर ऐसा हो तो क्या करना है? तो आपको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, अपने पास लिख कर रख लेना है अपने वर्किंग पेपर्स में। क्या लिख कर रख लेना है? कि कैसे आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर से अपने उस पर्पस को अचीव करा। भाई आपको इन्वेंट्री चेक करनी थी कि एक्चुअली जो आपने रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री दिखाई है वो एक्चुअली है कि नहीं, तो आपको इसके लिए वहीं पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना था, पर आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब ऐसे में दी गई बात को आप फॉलो नहीं कर पाए, तो यार इसका मतलब ये थोड़ी कि इन्वेंट्री चेक ही नहीं करेंगे, चेक तो करना पड़ेगी। तो आप क्या करें सर? सिंपल है, आप कोई और तरीका लगाओ और लिख लो अपने पास कि कौन सा दूसरा तरीका मैंने लगाया और इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस मैंने इंश्योर करा कि हाँ यार इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हो सकता है मैंने किसी और पार्टी को भेज दिया हो सकता है मैंने वीडियो कॉल करा हो सकता है मैंने रिकॉर्ड्स चेक करे हों, और भी ऐसी चीजें हो सकती है ना। तो जो भी आपने करा है उस बात को डॉक्यूमेंट करके अपने पास रख लेना है, ठीक है, कि कौन सी ऑल्टरनेट प्रोसीजर से आपने उस पर्पस को अचीव करा जो आपको अचीव करना था। आपको एक और चीज डॉक्यूमेंट करना है, रीजन फॉर डिपार्चर। किसी ऐसे में बताई गई कोई प्रोसीजर को आप क्यों फॉलो नहीं कर पाए, इस बात को भी आपको लिखकर रख लेना है। बताओ कितनी बातें लिखकर रखना है? 2 बातें अपने पास लिखकर रख लेनी है, ठीक है। एक तो रीजन कि क्यों आप किसी
ऑडिट प्रोसीजर को जो कि स्टैंडर्ड में दी गई थी उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाए। दूसरा, आपने कैसे उस पर्पस को अचीव किया ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाकर। एक और बात, ये जो है ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखना, ध्यान दो, ये अपने पास लिख कर रखना है, ये अपने पास लिख कर रखना है और ये ऑडिट रिपोर्ट में बताना है। क्या बताना है? ऑडिट रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर। मतलब आपको ऑडिट रिपोर्ट में बताना है कि हम किसी स्टैंडर्ड में दी गई कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाए। क्लियर है ये? ओके सर, डन। अब आता है एक लास्ट का बहुत ही लेस मटेरियल टाइप का कंटेंट, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिट का और भी मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेशन है, उसके बारे में बताया है, बहुत रेयरली कभी पूछा जाता है, एमसीक्यू में हो सकता पूछ ले, तो एक स्पीड में रीड कर देता हूं। सर, ऑडिटिंग का कनेक्शन अकाउंटिंग से है। कैसे? ऑडिट के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही मायने में देखा जाए तो किस चीज का रिजल्ट है? ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का ही आउटकम है, अकाउंटिंग का ही आउटकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो अकाउंटिंग तो आनी चाहिए। अकाउंटिंग सही से चेक कर पाओगे तो आप ये चेक कर पाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है ना। लोड नहीं लेना, जनरल है तो, है ना। लॉ का ज्ञान क्यों होना? क्या लिखा? बिजनेस लॉज एंड वेरियस लॉज हेल्प ऑडिटर टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर वे। आप और बेहतर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएंगे अगर आपको इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी या कंपनी लॉ इन सब का ज्ञान होगा तो। साथ में आप ये भी कंफर्म कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे कि जो लॉज इन लोगों को कंप्लाई करना चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे इंश्योर करेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स से आपको क्या पता चलेगा? हेल्प्स ऑडिटर टू बी फेमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपको ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता रहेगा, इन विच स्पेसिफिक बिजनेस इज ऑपरेटिंग। ठीक है, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, या जो भी चल रहा है, तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है तो थोड़ा आइडिया रहता है, तो आप उस एंटिटी को भी समझ पाते हैं जो एंटिटी उस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। बिहेवियरल साइंस अगर कुछ आ सकता है तो वो ये आ सकता है ना। बिहेवियरल साइंस का मतलब होता है लोगों को, या सिंपल बोलूं, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप लोगों के बिहेवियर को समझ सकते हो, इसका मतलब आपके पास बिहेवियरल साइंस का ज्ञान है। ये क्यों है, क्यों रिक्वायर्ड है? ये इसलिए रिक्वायर्ड है बेटा कि ऑडिटर को पूरे ऑडिट के दौरान बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना होता है, इंक्वायरी करनी होती है, पूछताछ करनी होती है। तो आपको समझते आना चाहिए ना कि ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है और ये बोलना क्या चाहता है, ऐसी बहुत सारी बातें मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सो मीन्स व्हाट? नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियरल साइंस मीन्स नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर के लिए जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि ऑडिटर हैज टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ persons for seeking information and making inquiries, right? फिर स्टेट और मैथ, तो क्या लिखा है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। क्या हम हर ट्रांजेक्शन, हर बैलेंस चेक कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसलिए ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? स्टैटिस्टिकल मेथड लगानी पड़ती है टू ड्रॉ सैंपल। ऑडिट सैंपलिंग बेसिस पे करा जाता है, तो सैंपल कैसे निकालेंगे? तो वो जो मेथड्स है ना वो स्टेट में दी गई है ना, तो इसलिए स्टेट का ज्ञान होना चाहिए। मैथ्स का ज्ञान क्यों है भाई? आपको कई जगह वेरिफिकेशंस करने होते हैं, कैलकुलेशंस करने होते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज वगैरह है या अदर कैलकुलेशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए, इसलिए आप फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ते हैं। डेटा प्रोसेसिंग मतलब, जैसे इसमें लिखा है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, मतलब आपको थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड नॉलेज भी होना चाहिए कि ऑडिट के रिगार्डिंग कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है, अकाउंटिंग के लिए कौन कौन सी कंप्यूटराइज टेक्निक अवेलेबल है, क्योंकि आजकल सब कुछ डेटा तुमको कंप्यूटराइज फॉर्म में मिलेगा, तो तुम ऑडिट तब अच्छा कर पाओगे जब आपके पास ये सब चीज़ों का नॉलेज है। फिर एफएम का नॉलेज क्यों है सर? क्योंकि एफएम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। जब आप एफएम पढ़ोगे तो आप इसको समझ जाओगे, जैसे कि रेशियो एनालिसिस से अपन रेशियोज की हेल्प से समझ पाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ जा रहे हैं, जीपी कितना है, एनपी कितना है, पिछले साल कितना था। तो ये सब कब कर पाओगे? जब एफएम का ज्ञान होगा, नहीं तो आप कैसे समझोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना। तो वर्किंग कैपिटल का ज्ञान होना, कैपिटल बस्टिंग का ज्ञान होना, ये दीज आर दी नेम ऑफ चैप्टर्स जो आप एफएम में पढ़ते हैं ना। प्रोडक्शन का ज्ञान, गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शंस। सबसे अच्छा ऑडिटर वो है जो क्लाइंट के बिजनेस को और क्लाइंट को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि किसी का अगर ऑडिट करना है, किसी को चेक करना है, तो पहले आप उसे समझना, उसको समझ तो पाएँ अच्छे से, है ना। तो आज आपको कॉस्ट शीट का ज्ञान होगा या आपको ओवरहेड का ज्ञान होगा, तो आप अच्छे से चीज़ों को चेक कर पाओगे, है ना। आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट जाननी है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में तो ओवरहेड भी जुड़ा होता है, तो आपको पता तो कि ओवरहेड क्या होता है ना।
सो अ गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम एंड मार्केटिंग। बोलो यारो। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है फिनिश। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि चैप्टर 1 का जो कंपाइलर है एटलीस्ट उसके जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कर लो। वैसे तो बाकी क्वेश्चन भी है लेकिन अब पूरा पेपर केस स्टडी बेस्ड जाता है, तो आप एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से कर लो। सिमिलरली साथ साथ ही आप क्या कर लो, एमसीक्यू लगा लो इस चैप्टर के, तो एकदम पक्का पक्का हो जाएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो और फिर अगले चैप्टर पे मूव कर जाना। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय फॉर चैप्टर 1।